हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि अलग अलग एस्पेक्ट्स के माध्यम से हम कैसे किसी कंट्री को डिवाइड करते हैं या फिर ये समझते हैं कि उसे डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग में कैसे डिवाइड करना है। ठीक उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जैसा कि पहले ही बताया कि किसी भी नेशन को आप केवल इनकम के कंटेक्स्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा अदर क्राइटेरिया भी है। यही चीज इंडिविजुअल पर भी लागू होती है और यही बात कम्युनिटी पर और यही बात नेशन पर भी लागू होती है। हम माइक्रो टू मैक्रो का अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर दिया है कि इनकम के अलावा ऐसे कौन से अदर एस्पेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तब भी हमने इसे डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर दोबारा वही बात दी गई है कि इंडिविजुअल जो है वो एस्पिरेशंस और गोल्स अलग होते हैं। उसमें ये बात तो शामिल होती है कि उनकी इनकम अच्छी हो, उनको बेटर वेजेस मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो लोग अर्न कर सकें। मतलब हर व्यक्ति की ये चाहत है, ये गोल्स है, ये ड्रीम्स है, ये एस्पिरेशंस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न कर सकें। साथ ही वो ये चाहते हैं कि उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, जिससे कि फ्यूचर में जो भी पैसा है, मतलब फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। लाइफ काफ़ी अनसर्टेन होती है, जिससे फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए हर व्यक्ति एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहता है। और वो सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनेंस हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हर पर्सन सिक्योरिटी चाहता है। साथ ही व्यक्ति चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। जिन लोगों के बीच वो फैमिली में रह रहा है, जिस स्कूल, कॉलेज या जिस भी कैंपस में है, वहाँ के लोग उसको बुलिंग ना करें, उसके साथ एक अनफेयर ट्रीटमेंट ना रखें, किसी तरह का इनजस्टिस ना करें, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें, बुलिंग ना करें, और एक फेयर जो ट्रांजैक्शन होता है वो बना रहे। तो हर इंडिविजुअल ये चाहता है कि उसकी इनकम अच्छी हो, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, उसको फ्रीडम मिले, साथ ही उसको रिस्पेक्ट मिले। अगर आपके क्लास में आपके साथ रहने वाला दोस्त अगर आपसे खराब ढंग से बात करता है तो डेफिनेटली आप हर्ट होते होंगे। तो ठीक उसी तरह एक जो हमारा एस्पिरेशन है, जो एक हमारा गोल है, वो रेस्पेक्ट भी है। और ये हम घर से लेकर बाहर तक, कम्युनिटी तक, ये बाहर सोसाइटी से, हर जगह हम ये चाहते हैं कि हमें रेस्पेक्ट मिले, साथ ही इक्वल ट्रीटमेंट मिले। जो बच्चा आपके बगल में बैठा है उसके साथ भी टीचर वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आपके साथ कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपको छड़ियों से पीटा जाए और आपके बगल में बैठे दूसरे बच्चों को फूल माला पहनाई जाए। तो कहने का मतलब है बच्चे चाहते हैं कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए और हर एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि उसे इक्वल ट्रीटमेंट ही दिया जाए। तो वही बात जब हम एक नेशन के कंटेक्स्ट में सोचते हैं, एक रीजन के कंटेक्स्ट में सोचते हैं, तो ठीक यही सारे एट्रीब्यूट्स को हम कैलकुलेट करते हैं कि इनकम के अलावा ये सारे फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही 1.3 टेबल में ये दिया है। अभी हम इनकम के अलावा अदर एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे। ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे रिस्पेक्ट है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, फेयर ट्रीटमेंट है। तो ये सारे जो है ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंटेक्स्ट है। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्ट स्टेट्स। यहाँ पर 2021 और 22 का डेटा दिया हुआ है, जो कि हरियाणा, केरला और बिहार का है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि ये जो डेटा 21 और 22 का है,
इसमें एग्जैक्टली कहा गया है कि जो हरियाणा है, इन तीनों स्टेट्स में जो हरियाणा है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम लेकर के आया है। मतलब जहां पे हरियाणा का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है और बिहार इसमें सबसे नीचे है। ठीक है, बिहार सबसे नीचे है, बात हो रही है बिहार, ये रहा, ये सबसे नीचे है और हरियाणा सबसे ऊपर है। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है 2,64,729। वहीं पे बिहार का पर कैपिटा इनकम है 47,498। तो ये बता रहा है कि कितना बड़ा डिफरेंस आपका क्रिएट हो रहा है, लगभग 2 लाख के आसपास केवल पर कैपिटा इनकम में दोनों स्टेट्स के बीच में गैप है। तो इसका मतलब जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में बात हो रही है उसके हिसाब से आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि हरियाणा बेटर पोजीशन में है और बिहार नीचे है। इसका मतलब हरियाणा में पर कैपिटा इनकम से मतलब है हरियाणा में 2,64,729 जो अमाउंट दिया है एक व्यक्ति, मतलब हरियाणा में एक इंसान 2,64,729 एक साल में कमा रहा है, हरियाणा का एक व्यक्ति। इसका सीधा सा मतलब ये पर कैपिटा इनकम का मतलब ही है कि प्रति व्यक्ति आय, हर इंसान की इनकम की बात की गई है, हर इंडिविजुअल की, हर रेसिडेंट की, हर नागरिक की। तो एक पर्सन एक साल में 2,64,729 कमाता है हरियाणा में, जबकि बिहार में हर पर्सन एनुअली 47,500 रुपीज अर्न करता है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो लिविंग स्टेटस होगा, जो फैसिलिटीज होगी, उसमें भी डिफरेंस आएगा। हरियाणा को डेवलप्ड स्टेट्स में काउंट किया जाता है, जबकि बिहार को लीस्ट डेवलप्ड स्टेट के तौर पर देखा जाता है इन तीन में से। ठीक, इसके अलावा 1.4 में भी एक डेटा दिया गया है आगे कंपेयर करने के लिए। ये भी कंपैरिजन है हरियाणा, केरला और बिहार के बीच में। ठीक है, ये तीन स्टेट्स के बारे में कंपैरिजन दिया गया है, हरियाणा, केरला और बिहार। यहाँ पर टर्म्स दिए हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये टर्म्स आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेंगे और पैरामीटर है या स्टैंडर्ड्स की बात है तो इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलेंगे। तो जब बात होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो सीधा सा मतलब ये है, इन्फेंट से मतलब है बच्चे से, मोर्टेलिटी है हिंदी में इसे कहते हैं मृत्यु, रेट से मतलब है दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि एक साल के अंदर वो बच्चे जो एक साल के अंदर प्रति 1,000 बच्चे जो जीवित अवस्था में नहीं रहते हैं। इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year। मतलब एक साल के अंदर वो बच्चे जो एक साल की उम्र पूरी करने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, उनको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं। मतलब हर 1,000 बच्चों में जो बच्चे एक साल की उम्र पूरी करने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या डेथ हो जाती है उनकी, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा लिटरेसी रेट की बात हो रही है। measures the proportion of literate population in the 7 and above age group। जब 7 साल तक या 7 साल के ऊपर वो बच्चा जो पढ़ने और लिखने की स्थिति में सक्षम हो, तो उसे हम लिटरेसी रेट में काउंट करते हैं। साथ ही नेट अटेंडेंस रेशियो की बात की गई है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 15 to 17 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। ये तीन यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और एक है नेट अटेंडेंस रेशियो। ये तीन स्टेट के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। इसके अलावा
इस टेबल में जो दिखाया गया है उसमें से केरला का मतलब ये है केरला के कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो प्रति 1000 बच्चों में से केवल 6 बच्चों की डेथ होती है। और वहीं अगर हरियाणा की बात किया जाए वहां पर 28 बच्चों की डेथ होती है विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ, मतलब जो कि लगभग इसका 3 टाइम्स है। ठीक है, केरला में केवल, यहाँ पर दो स्टेट का कंपैरिजन दिया जा रहा है, केरला में केवल 1000 बच्चों में 6 बच्चों की डेथ होती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि केरला में जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो हेल्थ फैसिलिटीज है, वो अच्छी है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट और हर जगह जहां भी है स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से बच्चों के टीके का और साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं का ध्यान रखने के लिए अलग अलग स्कीम्स चलाते हैं। लेकिन अभी जो सेंट्रल और स्टेट की स्कीम्स है उनको यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं दिया है। अलग से मैं कुछ वीडियोस डालूंगा, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगेगा तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया है कि जैसे केरला में केवल 6 बच्चों की डेथ होती है, जबकि हरियाणा में हर 1000 में से 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले 28 बच्चों की डेथ होती है, जो कि लगभग 3 गुना है। इसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम है हरियाणा की, वो केरला से ज्यादा है, जो कि 1.3 टेबल में दिखाया गया है। कह रहा है हरियाणा की इनकम केरला से ज्यादा है। तो हम चेक कर लेते हैं। इन टेबल 1.3, ठीक है, ये 1.4 है। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा है पर कैपिटा इनकम हरियाणा की जो है वो केरला से ज्यादा है। हरियाणा की 2,64,729 है, जबकि केरला की 2,34,405 है। तो ये दो स्टेट्स का डिफरेंस यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो केरला से ज्यादा है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि केरला में जबकि बच्चों की जो संख्या है डेथ की वो कम है, जबकि हरियाणा में ज्यादा है। तो अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जो मेजरमेंट हैं वो अलग अलग हैं। एक तरफ पर कैपिटा इनकम पे एक स्टेट ज्यादा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में दूसरा स्टेट आगे है। तो ये इनकम के अलावा अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग एस्पेक्ट है, जिसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और इससे पता चलता है कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में अलग अलग जो स्टेट है वो अलग ढंग से परफॉर्म करता है। ठीक यहाँ पर दिया है कि अब आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि वो जब आप पैदा हुए होंगे तो आपके पेरेंट्स किस हद तक आपके लिए खुश हुए होंगे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सकुशल हो गए। और साथ ही उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जो अपने बच्चों का पहला बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए और उससे पहले ही उन्होंने अपने बच्चों को गवा दिया। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जब आप पढ़ रहे हैं तो ये केवल एक डेटा भर नहीं है। उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जो अपने बच्चे का पहला बर्थडे भी नहीं मना पाए, ड्यू टू सम रीजंस उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। तो सोचिए कि अगर आप आज क्लास 10th में बैठकर पढ़ रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लिए प्रीशियस हैं और अपना ध्यान रखें। लाइफ में कभी भी गलत ट्रैक पर नहीं जाएं, अपने को सेफ रखें और खुश रहें। साथ ही इसीलिए मदर के कंटेक्स्ट में जब भी बात होती है तो मदर 9 मंथ्स अपने पेट में जब बच्चे को रखती हैं तो जो वो ड्यूरेशन है वो इस कैलकुलेशन में नहीं आता है। तो आप सोचिए कि जो लगाव है, जो पेन है, जो सफरिंग्स हैं, उनके बाद भी लोग अपने बच्चे के लिए कितना कंसर्न रहते हैं। और ऐसा नहीं है, ये 2018 का डेटा है जो कि ज्यादा पुराना नहीं है। इसके अलावा दिया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अलावा जो 1.4 टेबल पे दिया था,
अब ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ द चिल्ड्रेन, मतलब 1/3 स्टूडेंट जो 15 से 17 साल के बीच हैं बिहार में, वो अपना सेकेंडरी स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बिहार में होते तो इस समय 1/3 से ज्यादा बच्चे आपकी क्लास छोड़ चुके होते, 1/3 स्टूडेंट छोड़ चुके होते। और अगर ये आपके साथ हुआ होता, मतलब अगर आप क्लास में सस्टेन कर पाते, तो आपके जो 1/3 फ्रेंड्स हैं वो क्लास छोड़ के जा चुके होते। और अगर ये आपके साथ हुआ होता तो अब तक आप पढ़ाई ही छोड़ के जा चुके होते, अगर आप बिहार जैसे स्टेट में होते। मतलब ये किसी स्टेट की बुराई नहीं है, लेकिन उस स्टेट की कंडीशन की बात हो रही है एज पर एग्जाम्पल। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको पढ़ने को मिल रहा है इस समय, आपके पास फैसिलिटीज हैं, तो आप खुश नसीब हैं। इसके अलावा पब्लिक फैसिलिटीज की बात किया गया है। पब्लिक फैसिलिटीज का सीधा सा मतलब है कि वो फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट के माध्यम से आम जनता को या पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उसको हम पब्लिक फैसिलिटीज में काउंट करते हैं। जैसे जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, चाहे आपकी बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, ट्राम हो, वो सारी पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर आती है। रोड बना के देना, मतलब जिसके लिए भी हम अपनी हार्ड अर्न मनी से इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके बदले जो गवर्नमेंट हमको फैसिलिटीज देती है, वही वो सब की सब पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर आती है। ठीक उसी तरह आपके जेब में अगर पैसा है तो आप उससे सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, या फिर आपके एक अच्छे जीवन जीने के लिए सिर्फ पैसा ही एकमात्र एस्पेक्ट या इंडिकेटर नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पैसा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक अच्छा सा घर खरीद लें और आपके घर के बाहर रोड ही नहीं है, तो आप गाड़ी खरीद कर भी क्या करेंगे। आपने घर खरीद लिया, आपने गाड़ी खरीद ली, लेकिन आपके पास रोड ही नहीं है उस गाड़ी को चलाने के लिए। अगर अच्छी रोड ही नहीं है तो गाड़ी कहाँ चलाएंगे आप। ठीक उसी तरह आपने घर बनवा लिया, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी के तौर पे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आ रही, या आपके घर तक पानी तो आ रहा है लेकिन साफ पानी नहीं आ रहा है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ जाती हैं? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट के ऊपर होती हैं। इसीलिए केवल मनी से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, और केवल मनी के एस्पेक्ट से एक अच्छा जीवन आप नहीं जी सकते। आपको अदर क्राइटेरिया या एस्पेक्ट्स की भी जरूरत होगी। ठीक उसी तरह आपका जो पैसा है वो एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को नहीं खरीद सकता। आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आपके आसपास किसी भी रीजन से, या जो आपकी जहां आप रहते हैं उससे पॉलिटिकल बाउंड्री किसी दूसरे देश की कनेक्ट है, और वहां पर भी अगर कोई फैक्ट्री लगा रहा है, तो जो पॉल्यूशन है वो राजनीतिक सीमाओं के दायरे में नहीं होता है। अब ये समझने वाली बात है कि अगर इंडिया और बांग्लादेश की सीमाएं सटी हैं, और अगर बांग्लादेश में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जहां पर अलग अलग कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, चिमनीज है जिनका धुआं ऊपर जा रहा है, और अगर वो उस एरिया में या रीजन में फैलता है तो वो भारत में वेस्ट बंगाल तक भी आएगा। आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि पोल्यूशन किसी भी पॉलिटिकल बाउंड्री या किसी भी रूल को नहीं मारता। अंततः हम सबका एटमॉस्फेयर एक ही है। अगर एक डेवलप्ड कंट्री किसी तरह का विस्फोट करती है या किसी तरह का न्यूक्लियर हमला करती है किसी देश पे, या कुछ भी करती है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे एटमॉस्फेयर पर पड़ता है। ऐसा नहीं कह सकते कि उसका असर हम पर नहीं होगा। तो सिर्फ पैसों से हम एक अच्छा जीवन नहीं खरीद सकते हैं। कहने का मतलब, आए दिन लोग, अगर न्यूक्लियर अटैक की बात नहीं कर रहा मैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात कर रहा हूँ। आए दिन तरह तरह के टेस्ट होते हैं, रॉकेट छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, और उसके लिए तरह तरह के एक्सप्लोजिव्स के बनाने के लिए उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये जितना भी है एक कम्युलेटिव वे में ये हमारे समुद्र को गंदा कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। तो आप केवल पैसों के माध्यम से
अपना जीवन बेहतर नहीं बना सकते। एक कम्युलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को लेनी होगी, उसी के आधार पर हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए हमें कम्युनिटी के बारे में सोचना होगा। एज अ इंडिविजुअल आप सब कुछ नहीं कर सकते। आप इंडिविजुअल के तौर पे कम्युनिटी के बारे में सोचिए, एक कम्युनिटी के तौर पे अपने नेशन के बारे में सोचिए, राष्ट्र प्रथम के बारे में सोचिए, तो आप संगठित होकर काम कर पाएंगे। ठीक उसी तरह जो मेडिसिन हैं वो अच्छी क्वालिटी के आप तक पहुंचती रहें, जिससे कि आपकी सेहत ना खराब हो। ये भी तभी पॉसिबल है जब पब्लिक सर्विसेज अच्छी होंगी। साथ ही आपको ये देखना होगा कि चीपेस्ट वे में चीजें आपके पास तक पहुंच पाएं। जो सर्विसेज हैं वो हमेशा कलेक्टिवली ही काम करती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि आपने कोई अच्छा घर बना लिया, उसके बाहर रोड नहीं है, तो ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब आसपास कम्युनिटी के तौर पर लोग डेवलप नहीं होंगे। अगर कई लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली उनको रोड की जरूरत होगी और एक कनेक्टिविटी दी जाएगी। मान के चलिए आप किसी गांव में रह रहे हैं और केवल आप पढ़ने वाले हैं, तो आपके पेरेंट्स कहाँ तक आपके लिए पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे? क्या केवल एक व्यक्ति के लिए आपको लगता है कि क्या अलग से स्कूल खोला जाएगा या प्राइवेट ट्यूशन ही आप ले सकते हैं? क्या अलग से कोई व्यवस्था ऐसी होगी? नहीं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि कम्युनिटी के लेवल पर आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल हों। ठीक एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं जहां हर घर का व्यक्ति अपने लिए एक अलग से सिक्योरिटी स्टाफ रखना शुरू कर दे, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हर व्यक्ति उतना एक्सपेंस करके या उतना पैसा खर्च करके अपने लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रख पाएगा? नहीं। ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है कि कलेक्टिवली सब लोग मिलके आपस में तय करें और एक या दो सिक्योरिटी गार्ड रख लें। तो जब आप कलेक्टिवली कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपको चीप होगा और बेस्ट भी होगा। तो चीप एंड बेस्ट में एक बेटर ऑप्शन की तलाश करनी चाहिए। ठीक वही ऑप्शन आपका सिक्योरिटी पे है, वही ऑप्शन आपका स्टडी पे है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर पर्टिकुलरली गर्ल्स को आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका यही रीज़न है क्योंकि आसपास कम्युनिटी के लेवल पर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। जहां आप देखेंगे जहां 2, 4, 5, 10 लड़कियां जाने लगती हैं तो फिर लोग ग्रुप बनाकर आराम से कॉलेज तक एक्सेस उनको मिल जाता है। लेकिन जहां पर कम्युनिटी नहीं है, जहां पर कलेक्टिव अप्रोच नहीं है, वहां पर किसी एक इंडिविजुअल को पढ़ाने के लिए इस तरह के डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट का ये एस्पेक्ट है कि कोशिश ये किया जाए कि डिसीजन कलेक्टिवली लिया जाए, तो जो चेंज है सोसाइटी में वो इजीली आ पाएगा। साथ ही केरला में जो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो इसलिए है क्योंकि केरला की जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है वो और दूसरे स्टेट्स से ज़्यादा बेटर है। साथ ही कुछ स्टेट्स में पीडीएस सिस्टम भी चलता है और लोगों को न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से अलग अलग चीज़ें ऑफर की जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ स्कीम्स ऐसी चलती हैं जिसमें जच्चा बच्चा दोनों का ध्यान रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, साथ ही पैसा भी दिया जाता है। क्वेश्चन आंसर हम लोग लास्ट में करेंगे। यहाँ पर बीएमआई दिया है जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ये आप अपने हाइट और वेट को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं और अगर किसी का कम है तो उसका मजाक ना उड़ाएं। ठीक उसी तरह यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दिया है, HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का मतलब ही है ये अलग अलग आधारों पर निकाली जाती है। UNDP के द्वारा ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो बेसिक पर्पस है कि वहाँ की इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वहाँ की स्टडी, हेल्थ और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है। ये एक कंट्रीज श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल
और बांग्लादेश को लेकर के दिया गया है, जहां पर कैपिटा इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी गई है बर्थ के समय। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बेसिक मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तब से लेकर कितने समय तक या उसकी जो पूरी जीवन आयु है वो कितनी होगी, तो ये पुराना डेटा होगा जहां पर 67.7 दिया गया है। ये 2022 का डेटा है। यहाँ पर दिया है कि श्रीलंका जो कि हमारी नेबरहुड कंट्री है, इंडिया से के कंटेक्स्ट में बात किया जाए तो इंडिया से श्रीलंका आगे है, जबकि श्रीलंका एक छोटा सा देश है, जबकि इंडिया से वो इस कंटेक्स्ट में आगे है। ये श्रीलंका की बात किया जा रहा है पर कैपिटा इनकम के कंटेक्स्ट में, वहां पर ज्यादा है क्योंकि इसका फर्क पॉपुलेशन पे भी पड़ता है। क्योंकि जब डिवाइड करेंगे टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, तो अगर ज्यादा बड़ी एक पॉपुलेशन है जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास इनकम नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम अपने आप नीचे आ जाएगा। इसीलिए श्रीलंका जैसा देश भी इंडिया से ऊपर है। साथ ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी श्रीलंका की हमसे ज्यादा है, मतलब वहाँ के जो मेल और फीमेल हैं, जो स्त्री और पुरुष हैं, उनके जो जीवन की अवधि है वो हमसे ज्यादा है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यहां पर एक बात कही गई है, जब भी डेवलपमेंट की बात होती है तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, कितने लंबे समय तक हम उस एस्पेक्ट पे चल पाएंगे। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के माध्यम से ही हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, और अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या रिसोर्सेज बीच में ख़त्म हो जाते हैं तो उसको लेके क्या स्ट्रेटेजी या प्लानिंग है अपने पास। यहाँ पर दिया है we have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children। कहने का मतलब ये है कि हमें ये अपने जो पूर्वज हैं उनसे उत्तराधिकार में नहीं मिला हुआ है, बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ी से उधार लिया है। कहने का बहुत सीधा सा मतलब है, क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबल हैं जो भी रिसोर्सेस के साथ आज हम करेंगे, जिस भी स्थिति में हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये पृथ्वी सौंपेंगे, ठीक उसी तरह उसी के आधार पर उनका जीवन होगा। इसीलिए कहा गया है कि हमने आने वाली पीढ़ी से इस पृथ्वी को उधार लिया है। सिंपल टर्म्स में अगर हम फैक्ट्रीज लगाते हैं, फैक्ट्रीज लगाना गलत नहीं है, लेकिन हम बिना ये देखे कि उसकी वजह से कितना पोल्यूशन होगा और हम फैक्ट्री स्टेब्लिश करते जाते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हम अगली आने वाली पीढ़ी को विरासत में सिर्फ अस्थमा ही दे पाएंगे। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऊर्जा की जो विभिन्न स्रोत हैं, जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, हम इस ढंग से डेवलप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारा काम हो। इसीलिए गवर्नमेंट लगातार पेट्रोल और डीजल से सीएनजी की तरफ प्रमोट कर रही है, सीएनजी से इलेक्ट्रिसिटी की तरफ प्रमोट कर रही है। साथ ही 20th सेंचुरी में बहुत से साइंटिस्ट ने इस बात को लेकर के वार्निंग दिया था कि जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल नहीं है कहने का मतलब ये है कि अगर हम लगातार इसी तरह ग्रोथ की तरफ भागेंगे, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से जो नुकसान पृथ्वी पर होगा वो इरिवर्सिबल डैमेज होगा और उससे किसी ना किसी तरह का डिजास्टर आएगा। जैसे लगातार ग्लोबल वार्मिंग से, लगातार पोल्यूशन से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो अगर पृथ्वी खुद ही एक दहकती हुई भट्टी बन जाएगी तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जो अलग अलग जीव हैं वो तो खत्म होंगे ही, साथ में इंसानों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम पानी का एक्सेस यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं,
तो हमें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा और ऐसी स्थिति में भी हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगर हम ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं तो उससे हमें जो सांस लेने में दिक्कत होगी, उससे जो बीमारी होगी, उससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम आएगी, तो हमारा डेवलपमेंट का जो गोल है वो हैम्पर होगा। हर चीज दूसरे से जुड़ी हुई है आपस में, एक सर्कुलर साइक्लिक है। अगर हम इधर चाह रहे हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो और हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ा पाएं, तो हमें अल्टीमेटली अपना जो इन्वायरमेंट है उसके पोल्यूशन को कम करना होगा। ग्राउंड वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। ग्राउंड वाटर जो है वो एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्सेस का। ये लगातार डिफरेंट माध्यम से रिचार्ज होता रहता है। क्रॉप्स एंड प्लांट्स के माध्यम से जो हमारा पानी है, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, वो लगातार रिचार्ज होता रहता है। पानी धरातल के नीचे पहुंचता रहता है। लेकिन क्या हो कि जब हम ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा यूटिलाइज कर लें कि जितना हमें बारिश से मिलता है और वो पानी रिचार्ज होता है, उससे ज़्यादा अगर हम यूटिलाइज कर लें तो क्या होगा, क्या परिस्थिति बनेगी, ये भी एक सवाल पैदा होता है। तो जब पानी खत्म हो जाएगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया है। और अगर लगातार ये सिचुएशन चलेगी तो कई सालों के बाद वो अपने आप खत्म होने लगेगा। या तो हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन होगा कि हम नए रिसोर्सेस की खोज करें, या उन रिसोर्सेस के बिना हमारा जीवन कठिन होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जो क्रूड ऑयल हम निकालते हैं, जो कच्चा तेल हम निकालते हैं, वो रीन्यूएबल रिसोर्स में आता है। हो सकता है हम कोई ऐसा सोर्स खोज लें जो कि अब तक हमारी जानकारी में ना हो। एक्सप्लोरेशंस लगातार चलते रहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर क्रूड ऑयल पूरी तरह से ही खत्म हो जाए पृथ्वी से। इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। हमें सारे रिसोर्सेस को एग्जॉस्ट नहीं करना है। जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो कॉन्सिक्वेंस है वो किसी भी बाउंड्रीज को नहीं मानता है, ये समझने वाली बात है। जैसा कि मैंने पहले भी इसके बारे में डिटेल में बताया था कि जो भी डिजास्टर है वो किसी भी नेचुरल बाउंड्री से को नहीं मानता है, ना नेचुरल को मानता है, ना ही पॉलिटिकल बाउंड्री को मानता है। हो सकता है अगर प्रशांत महासागर में सुनामी उठे तो वो हिंद महासागर से होते हुए भारत का जो निचला हिस्सा है उसको भी प्रभावित कर दे। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि इतना बड़ा लेवल पर हलचल जियोग्राफिक लेवल पर नहीं होगा, प्लेट्स इतनी हलचल नहीं करती, लेकिन उसके लिए किसी भी तरह की बाउंड्री नहीं काम करती। अक्सर जब आप देखेंगे चक्रवात आता है, हरिकेन आता है, तूफान आता है, तो वो लगातार आते हुए समुद्र से होते हुए तट में टकराता है और जो भी तटवर्ती जितने भी राज्य हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कहा है consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. मतलब अलग अलग फील्ड के जो भी स्पेशलिस्ट हैं वो लोग साथ मिलकर इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट का अप्रोच है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए और उससे किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन अर्थ पर ना हो तो बेटर है। तो वही क्वेश्चन वापस से आता है कि जो डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है, इसके गोल्स और एस्पिरेशंस को लेकर लगातार डिबेट चलती रहती है। डेवलपमेंट एस्पेक्ट केवल इनकम पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिफरेंट क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसके सभी एस्पेक्ट्स को साथ लेकर चलने की जरूरत है। तो ये था हमारा क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट, जो कि कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन दे देंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।